दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ विनीत कुमार सिन्हा है और विनीत की अचीवमेंट यह है कि कल यूजीसी नेट का परिणाम आया है और इस परिणाम में वह पहले से नेट क्वालिफाइड हैं और इस बार वह जेआरएफ निकाले हैं। और जेआरएफ का महत्व मैं यही बता दूं कि कई सारे जॉब में जेआरएफ को वरीयता दी जाती है, उसका सीधे भर्ती होता है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज में कई सारे रिसर्च वगैरह के लिए सीटें आती हैं, उसमें भी जेआरएफ को वरीयता मिलता है और उन्हें लिया जाता है। और यही नहीं, अगर आप पीएचडी कर रहे होते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो पीएचडी में होना आसान हो जाता है, और कर रहे होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के बतौर 32-35 हजार रुपये आपको मिलते हैं। और साथ ही एक जो मानसिकता है जेआरएफ के प्रति वह यह होता है कि एक अच्छा एकेडमिक बच्चा है तो उसकी ताउम्र उसके साथ एक लेबल जुड़ जाता है कि वह जेआरएफ होल्डर है। और सरकार के आप उन गुने चुने बच्चों में आ जाते हैं जिसे सरकार पैसे देते हैं ताकि वो पढ़ें, तो ये गर्व का विषय है। तो सबसे पहले विनीत, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जेआरएफ निकालें। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है आपके लिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर आपको सादर नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक बार फिर से आपके इस मंच पर डॉक्टर अजय स्पीक आने का मौका मिल रहा है। एक बार पहले मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। इसी कारणवश विनीत की आवाज नहीं आ पा रही, तो अभी विनीत ऐसे जगह पे जहां आवाज आ रही है। तो जी विनीत, आप अपनी सफलता के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि कैसा महसूस हुआ जब पहली बार आपने रिजल्ट देखा और जेआरएफ के लिए आपने क्वालिफाई पाया खुद को, तो कैसी कैसी अनुभूति आई, ये थोड़ा सा बता दो। सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया सर, क्योंकि आप उस स्क्वाड में से, उस शिक्षक गण के समूह में से एक हैं जिनके दिए हुए ज्ञान की वजह से आज बहुत कुछ हासिल हो पाया है। और बहुत कुछ तो हासिल नहीं हो पाया, हाँ एक सफर में हूँ और सफर चल रहा है, लेकिन आज जो कुछ भी बन पाया है उनमें आपकी और बाकी शिक्षकों की बहुत भूमिका है सर। तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। निश्चित रूप से परिणाम जब आते हैं, और इस बार का परिणाम तो काफी बड़ा सस्पेंस थ्रिलर रहा है, क्योंकि 5 जनवरी को परीक्षा खत्म हुई और उसके बाद जिस तरह से चीजें चली हैं, वो पूरी सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीजें वायरल हुई और हर दिन कयास लगते थे कि आज परिणाम आ जाएंगे, आज परिणाम आ जाएंगे, और परिणाम नहीं आते थे। यूट्यूब पर जो चैनल्स हैं वहाँ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के नाम पर थंबनेल लगा करके जिस तरह की खबरें चल रही थी, बस 2 घंटे में रिजल्ट आ रहा है, बस 2 घंटे में रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट है कि आ नहीं रहा है। तो एक जो माहौल बना था सर, मतलब ये माहौल ऐसा था कि किसी भी इंसान में एंजाइटी क्रिएट कर देता कि क्या होने वाला है, मतलब कुछ होने वाला भी है या नहीं है, कि बस रिजल्ट आ जाएगा 6 महीने में कभी। जैसे मतलब कुछ साल पहले होता था ऐसा, जब से एनटीए आई तब से तो ऐसी चीजें बंद हो गई, लेकिन हाँ कुछ साल पहले ऐसा होता था, तो एंजाइटी काफी थी। लेकिन वो क्या हुआ कि रिजल्ट आने के 2 दिन पहले तक जब इतनी ज्यादा क्राइसिस हो गई, तो फिर वो एंजाइटी भी डाई हो गई, मर गई वो एंजाइटी। तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जब आए चलो आएगा देख लेंगे। प्रोविजनल आंसर की मिलाई नहीं थी, तो इस बात की चिंता नहीं थी कि कट ऑफ के पास जा रहे हैं नहीं जा रहे, कुछ नहीं पता था। ये पता था जब एग्जाम दे के आए थे कि हाँ एक अच्छा स्कोर करना है, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक जाना है। उस तरह से मेहनत हुई थी और एक रिस्पेक्टेड स्कोर को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो रिजल्ट आई तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गई है। हमने खोला वेबसाइट को और मन में यही चल रहा था कि कुछ भी हो, ये लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे मैंने अपने लिए सेट किया था इसको, कि इसके बाद नहीं आना है, क्योंकि और भी काम होते हैं सर बतौर पीएचडी। चूंकि आप खुद पीएचडी स्कॉलर रहे सर, तो आप जानते हैं किस तरह का दबाव होता है टॉपिक साइनोप्सिस बाकी चीजों को लेकर को। तो ये मन में था कि ठीक है ये अंतिम है, ये हो गया तो हो गया, नहीं तो अब कोई नहीं। तो रिजल्ट जब सामने आया तो काफी सुकून मिला कि इस बार क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली लिखा हुआ था, बट दिस ओनली इज सफिशिएंट फॉर नाउ। मैं आप लोग देखने वालों को बता दूं कि विनीत अभी फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, रांची में फिलहाल ये हैं। और विनीत इससे पहले नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो विनीत, ये आपका कितना प्रयास में ये आपने इस मुकाम को हासिल किया? सर ये मेरा चौथा प्रयास था।
बाकी 3 प्रयासों में नेट के करीब तो हम पहुंच जाते थे, लेकिन जेआरएफ कहीं न कहीं जो है वो चूक जाती थी। चौथा नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, ये तीसरा था। दरअसल 2000 जब से एनटीए ने परीक्षा लेनी शुरू की, तब से हम इस परीक्षा को दे रहे हैं सर। और 2000 जून 19 में पहली बार नेट नेट क्वालीफाई हुआ मैं, और उसके बाद फिर लगातार कोशिश जारी थी। बीच में एक परीक्षा मैंने नहीं दी, दिसंबर वाली जो परीक्षा हुई थी 2020 की। उसके बाद फिर मैंने परीक्षा दी जो पिछले साल हुई और इस साल हुई। तो ये तीसरा अटेम्प्ट था। कुछ फ्रैक्शंस, कुछ मार्जिन से चीज़ें चूक जाती थी, लेकिन इस बार एक था कि कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी के साथ जाना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रोफेशनल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है सर, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये थर्ड अटेम्प्ट था और इसमें हम यहाँ तक पहुँच पाए, थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जी। अच्छा विनीत, एक चीज और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता है, नेट भी नहीं हो पाता है, और आप नेट भी निकाल चुके हैं, जेआरएफ, तो अच्छे तरीके से आपको वह रास्ता तो कम से कम पता है कि जिस रास्ते पे अगर कोई चले तो, चलिए जेआरएफ थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन नेट तो जरूर हो सकता है। आगे हम आप पे स्टडी मटेरियल पे भी थोड़ा बात करेंगे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वो कौन सी साइकोलॉजी थी जो आपको बार बार विवश करती थी कि इस बार जेआरएफ निकालना है, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी नहीं बनती है ना, स्टडी मटेरियल रखा रह जाता है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब तक पीछे से फोर्स नहीं लगता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। वो पीछे से फोर्स लगे या इंजन खींचे, बिना फोर्स के तो गाड़ी आगे बढ़नी नहीं है। तो निश्चित रूप से एक प्रेशर तो क्रिएट होता ही है, किस पर भी हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई दूसरे कैंडिडेट हो जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो वो प्रेशर सर कई रूप में होता है। किसी के लिए वही सब कुछ हो सकता है, और किसी का वो पैशन होता है, तो पैशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। तो मेरे कंडीशंस में क्या चीजें थी कि ऑलरेडी सर मैं जॉब होल्डर था, जैसा कि मतलब आप जानते हैं, आप तो सर मतलब बिल्कुल। परंतु हुआ क्या कि जब मैं पीएचडी में आया तो एक पीएचडी अलग तरह की सिचुएशन होती है। यहाँ आप प्रोफेशनल लाइफ से स्टूडेंट लाइफ में आ जाते हैं, और ये बहुत आसान नहीं होता है। एक स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल बनना इज क्वाइट इजी, देन एक प्रोफेशनल से एक दोबारा स्टूडेंट बनना है। तो कहीं न कहीं कई तरह के दबाव होते हैं, परिवार की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, खुद के भी अपने डिमांड्स होते हैं, जो बढ़ जाते हैं जब हम नौकरियों में होते हैं। तो उन सारी चीज़ों की वजह से ज़रूर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट होता है, जो हमें प्रोवोक करता है कि नहीं, कुछ बेहतर करो, कुछ करो ताकि कि एक नियर स्टेबिलिटी या कुछ ऐसा करो कि हाँ, कुछ कम्फर्ट मिल जाए, कुछ रिलैक्स मिल जाए आपको लाइफ में। तो ये एक बड़ा फ़ोर्स होता है सर, बड़ा ड्राइविंग फ़ोर्स। ये फ़ोर्स मेरे भी लाइफ में रहा, और इसने काफ़ी हेल्प की, इस एग्ज़ाम की पूरी तरह से प्लानिंग को करने में या इसको एग्ज़ीक्यूट करने में। जी विनीत, अब मैं थोड़ा सा स्टडी मटेरियल पर आऊं, उससे पहले स्ट्रेटजी क्या रही है आपकी, मतलब आप पढ़ाई कैसे करते हैं ये थोड़ा सा बताएं, मतलब कि सुबह उठकर या शाम में देर तक या रात में देर तक, या लाइब्रेरी में जाकर या अकेले रूम पर या कहीं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सर। उन सारे लोगों के लिए इसके जवाब शायद शायद क्या काफ़ी मायने रखने वाले हैं, जो आपकी और हमारे वीडियो को देख रहे हैं। दरअसल हम इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, समझते हैं। लगभग कोई लड़का अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, तो उसके ज़हन में ये बात चलने लगती है कि हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और एक सेफ करियर की तरफ बढ़ना है। लेकिन सवाल फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि तैयारी कैसे करें? और वक़्त के साथ स्वाभाविक बात है कि कॉम्पिटिशन तो बढ़ते जा रहा है, कट ऑफ्स भागते जा रही हैं। तो ये होता है कि किस तरह से स्ट्रेटजी करें? क्या हम क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी से लेकर के चले कि 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई करें, या फिर कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे काम करें, दोनों को मिला करके चले, आखिर करें क्या? सवाल ये उठता है। मार्केट पूरी तरह से हावी है सर। एक ये भी बड़ा संकट है कि जो तैयारी कराने वाले प्रोफेशनल्स हैं, अदर एग्ज़ाम की तुलना में यहाँ पर वो प्रोफेशनल्स उतने एफिशिएंट नज़र नहीं आते हैं जितने मेरी नज़र में आए। हो सकता है कोई हो जो मेरी नज़र से छूट गया हो, तो ये मैं नहीं जानता हूँ। तो ये एक बड़ी क्राइसिस है कि इस एग्ज़ाम को एक्ज़ीक्यूट कैसे किया जाए, प्लान कैसे किया जाए? तो जहाँ तक मेरा सर सवाल रहा, चूँकि मैन लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस,
ये बात होती है, तो पिछले जो अटेम्प्ट्स थे, उन्होंने इस आगे की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में बड़ा हेल्प किया। तो देखा कि कौन-कौन से जो थ्रस्ट एरियाज़ हैं, जिनसे कि सवाल बन रहे हैं ज़्यादा, और उन थ्रस्ट एरियाज़ को मजबूत करना ज़रूरी था। साथ ही साथ एक बात और होती है जो आम तौर पर बीइंग एन एस्पिरेंट हम कहीं न कहीं वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में गलती कर देते हैं। वो होता क्या है कि सर 200 नंबर का अपना पेपर है और 100 नंबर का जनरल पेपर है, और अपने पेपर पर ध्यान देने के चक्कर में हम जनरल पेपर को पूरा भूल जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल पेपर पावर प्ले है। जैसे क्रिकेट में पावर प्ले होता है, वैसे यहाँ पर जनरल पेपर है। आपके पास पूरे मौके हैं, जम के चौके-छक्के लगा दो, जितना बटोरना है बटोर लो, और वहाँ जितना बटोर लोगे, आगे के लिए दबाव उतना कम रहेगा। तो जनरल पेपर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, मैंने बिल्कुल हल्के में नहीं लिया, और जनरल पेपर ने काफ़ी मदद की। अब जनरल पेपर में 50 में मैंने 41 सवाल सही किए, तो टोटल 82 नंबर वहाँ से बने हमारे। तो जब वहाँ 82 बन गए, तो 200 के आस-पास हमारे सब्जेक्ट की कट ऑफ है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की। तो ये क्लियर था कि अब हमें 110 तक भी अगर हम जाते हैं, या 112 तक जाते हैं, 112, 114 तक, तो वी विल बी इन द सेफ पोज़ीशन। और अपना पेपर थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो पहले पेपर को काफ़ी मजबूती से तैयार किया, उसके लिए किताबें हैं, किताबों की ज़िक्र सर आगे होनी है, किताबों का ज़िक्र जब आगे हम लोग इस वीडियो में बढ़ेंगे। टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, हम मोबाइल युग में हैं तो डिनाई नहीं कर सकते, मोबाइल ऐप्स की तो अहमियत है ही, उन्होंने काफ़ी मदद की। और एक चीज़ होती है सर कि इस परीक्षा में जहाँ तक मुझे लगा कि कंसिस्टेंसी इज़ की। कंसिस्टेंट रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस सवालों पर नज़र बनाइए, जो भी विकल्प आए हैं। जैसे एक सवाल है सर, उनमें 4 विकल्प हैं, तो उन चारों विकल्प को एक-एक बार एक्सप्लोर कीजिए कि क्या है, क्या नहीं है। सिलेबस पर पैनी नज़र बनाइए, और सबसे ज़रूरी चीज़, अच्छा कंटेंट पढ़िए। कंटेंट बहुत है, अच्छे कंटेंट की बहुत कमी है। तो अच्छा कंटेंट ढूँढना होगा, उस पर थोड़ा काम करना होगा। अगर अच्छा कंटेंट मिल जाता है, तो वो काफ़ी मददगार है। जी। विनीत, आप जब बता रहे थे अपने स्ट्रेटजी के बारे में, तो मैं खुद रोमांचित हो रहा था और लग रहा था काश मेरी भी एज वेज बची रहती जीआरएफ की, तो जीआरएफ मेरा हो नहीं पाया, तो मैं फिर से लगता उसके लिए। तो एक आह वाली जो भावना होती है ना, नेट तो 4 बार हो गया लेकिन वही जीआरएफ बच गया। तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि भले जो मेरी इच्छाएं हैं वह किसी और की होगी और उसकी उम्र सीमा बची होगी, तो वह पूरे मनोयोग से लगेगा आपकी बातें सुनकर। अब जो नेक्स्ट बातें आती है, और इससे पहले मैं अपने देखने वाले को यह भी बता दूं कि विनीत का जो जेआरएफ है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में हुआ है। तो अब आता है स्टडी मटेरियल, क्योंकि स्टडी मटेरियल का उसी तरह से यूज है जिस तरह से युद्ध में अगर आपको कब ब्रह्मास्त्र चलाना है और कब साधारण अस्त्र चलाना है, उस तरह से अगर आपको सही कंटेंट और स्टडी मटेरियल मिल जाता है और गाइडेंस, 3 फैक्टर है, तो फिर आपको कोई सफलता से रोक नहीं सकता अगर आप पूरे तैयारी से कर रहे हैं। और अगर स्टडी मटेरियल स्तरीय नहीं मिलता है तो आपका समय भी बर्बाद होता है, मेहनत भी बर्बाद होता है। तो आप हमारे देखने वाले को थोड़ा बताएं कि कौन से स्टडी मटेरियल आपने खुद फॉलो किया था जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, और किसी को भी अभी करना चाहिए क्योंकि आपका बहुत रिलेवेंट है, और इससे रिलेवेंट कोई अपडेटेड स्टडी मटेरियल मुझे नहीं लगता बाजार में अभी कोई होगा। जी। सर सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सर, जो चीज़ें हर हर किसी की अपनी सीमाएँ होती हैं, और हर कोई अपने दायरे में काम करता है। तो ये बिल्कुल नहीं है सर कि जो चीज़ें आप चूक गए वो चूक गए। वो आप चूके तो उसको पूरी करने की जवाबदेही और ज़िम्मेदारी दोनों हमारी थी, और हम उसको अपने कंधे पर लेकर चले हैं सर, और आपके आशीर्वाद से उसको कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वेल डन डियर, वेल डन। तो सर, आपका सपना, हम आपके छात्र हैं तो हमारा भी सपना है, और हम उनको पूरा कर रहे हैं सर, और आगे भी करेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन बना रहे सर, हमेशा होते रहेगा। अब आते हैं विषय पर सर, हम लोगों की किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि हर विषय की स्ट्रेटजी अलग-अलग होती है, प्लान्स अलग-अलग होते हैं विषय के लिए, लेकिन जनरल पेपर की अगर हम बात करें, तो जनरल पेपर के लिए तो एक कॉमन कंसेंसस हो सकता है। तो उसमें सर एक क्लासिक किताब है, जो किताब आई थिंक हर यूट्यूब पर और हर मतलब प्लेटफ़ॉर्म पर जो भी टीचर हैं वो उनको बताते हैं। मेरे हिसाब से उस क्लासिक किताब को ज़रूर फ़ॉलो करिए, और वो किताब है केवीएस मदान की
जो किताब है वो किताब काफी मददगार होगी पेपर 1 की तैयारी करने में। दूसरा जो फैक्टर प्ले करता है, जो पेपर 1 को और स्ट्रेंथ देगा और मजबूती देगा, वो है कि आपने कितने सवालों की प्रैक्टिस की हुई है। क्योंकि प्रश्न से भी ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा है और हमारे भारत में तो यह परंपरा बहुत पुरानी है कि प्रश्नों के ज़रिए ही ज्ञान का प्रसार-प्रचार हो जाता था। जैसा शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी के ज़रिए करते थे। तो प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि प्रश्न कहाँ से आएँ? किन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए? तो कुछ प्रश्न तो केवीएस मदन की किताब में भी मिल जाते हैं, जो हर चैप्टर के अंत में है और कुछ टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी मददगार है। तो मैंने जो मेरे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि हम अपने बजट के हिसाब से ही प्लान करते हैं, तो जो बजट हमारे पास था, उस बजट में जो टेक्नोलॉजी मुझे सबसे एप्रोप्रिएट लगी, वो थी टेक्स्ट बुक ऐप। टेक्स्ट बुक एक सरकारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का ऐप है और उस पर तकरीबन 17 से 20 70 से 75 17 से 20 मैंने गलत बोल दिया। 70 से 75 सेट पेपर 1 के मिल जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं और उनके अपने भी सवाल हैं। तो सिर्फ सवालों को सॉल्व करने से काम नहीं बनता है। सवालों को सॉल्व करना है और उसके बाद अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं या कई बार तुक्के से भी सही हो जाता है। आप सेट बनाते हैं, हम लोग तो कई सवाल हम लगता है अंदाज़े पर कर दिए और वो सही हो गया। तो एक बार सारे सवालों के एक्सप्लेनेशन को देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, कि क्या हम कोई कॉन्सेप्ट चूके तो नहीं है? तो उससे क्या होगा कि वो सारी चीज़ें सर रिचार्ज हो जाती हैं और अपडेट हो जाती हैं। 2-3 चीज़ें और हैं जो पेपर 1 में किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी विषय के कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि एक जो है पार्ट आपका, वो है मैथमेटिक्स और रीज़निंग का, डेटा इंटरप्रिटेशन का। होता क्या है कि हम जो सोशल साइंसेज़ के स्टूडेंट हैं, इनके साथ एक बड़ी समस्या आ जाती है कि वो पार्ट बिल्कुल फीबल हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा नुकसान कराता है। कम से कम 20 से 25 नंबर का नुकसान करा देता है, अगर वो पार्ट किसी का भी कमज़ोर है तो। तो उस चीज़ को मजबूत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई इंटरमीडिएट की कैलकुलस या ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत है। 8वीं, 7वीं और 8वीं या ज़्यादातर और ज़्यादा तो 9वीं इस स्तर के गणित को अगर कोई थोड़ा सॉल्व कर लेता है, कोई भी बेसिक किताब से कर ले, किसी के मार्गदर्शन में कर ले, खुद से कर ले, मतलब किसी भी तरह से कर ले लेकिन कर ले, तो उस पर मजबूती बनानी ज़रूरी है। साथ ही साथ 10 नंबर का पैसेज का एक क्वेश्चन होता है, तो पैसेज के क्वेश्चन में भी कई लोग चूकते हैं। पहले मेरी एक मतलब मेरे तरफ से ये आउटपुट ये होगी, मेरे तरफ से एडिशन ये होगा नॉलेज एडिशन कि कभी भी जब एग्जाम हॉल में बैठे, नो डाउट स्क्रीन पर पैसेज पढ़ना चैलेंजिंग होता है, लेकिन फिर भी एकदम ध्यान से पढ़ें। ये मत सोचे कि वक्त कम पड़ जाएगा, वक्त बहुत होता है। 180 मिनट में 150 सवाल बहुत वक्त होता है। उस पैसेज को एकदम ध्यान से पढ़िए, कुछ पहले से भी प्रैक्टिस किए रहिए और पैसेज को एक्सिक्यूट कीजिए। कोशिश कीजिए कि 5 में 5 पूरे हम सॉल्व करके वहां से सही आए, मैथ सही करके आए, डेटा इंटरप्रिटेशन सही करके आए। इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स अपडेट हमेशा होते रहिए। जो क्लासिक किताबें हैं उनमें क्लासिक चीजें मिल जाएंगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी तो बहुत जरूरी है। जो भी नेट को ध्यान में रखे हुए है, नेट देने का स्वाभाविक उद्देश्य है कि या तो वो पीएचडी की तरफ आएगा या पीएचडी कंप्लीट करके या नेट के बाद वो टीचिंग की तरफ जाएगा। तो अगर ये है कि नेट को अगर कोई ध्यान में रखा है तो रिसर्च के बिन तो ये सफर ही पूरा नहीं होगा। अगर हम यहाँ निकल भी जाए तो आगे फंस जाएंगे। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है उस पर काम करने की जरूरत है। और कोई भी स्टूडेंट जो नेट को एक्सिक्यूट कर रहा है, मेरी गुजारिश है उनसे कि जब वो एमए मेन करके 1 से 2 सेमेस्टर अपने कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो तीसरे सेमेस्टर से अमूमन रिसर्च मिलता है, तो वहां से उस पर काफी काम करें, अच्छी किताबें पढ़ें और किताबों को पढ़ते हुए वो आगे की तरफ एक अच्छा प्लान बना करके जाएं। रहा सवाल मास कम्युनिकेशन विषय का, कि मास कम्युनिकेशन विषय में क्या रिलेवेंट मटेरियल है जिनका इस्तेमाल करके हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ क्लासिक किताबें हैं जिनको बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहिए जब भी हम मीडिया स्टडीज से नेट जेआरएफ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी विषय का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है थ्योरी। अगर आपकी थ्योरी मजबूत नहीं है तो फिर आप फंस सकते हैं। तो थ्योरी की किताबों पर ध्यान देने की जरूरत है और थ्योरी की सबसे सहज और सरल किताब जो मेरे नजर में है
अगर वक्त कम है तो कम से कम मास कम्युनिकेशन की जो थ्योरी की किताब है बारन एंड डेविस की, उस किताब को तो जरूर जरूर फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा जो मास कम्युनिकेशन रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन एक किताब है, विमर जे डोमिनिक की किताब है, विमर एंड डोमिनिक ने मिलकर लिखी है। तो ये दो किताबें काफी मददगार हैं। किताबें तो कई हैं, किताबें बहुत हैं, और उन सारी किताबों को अगर पढ़े तो मुझे लगता है कि सिस्टमेटिकली 2 साल लग जाए पूरी तरह से सारी चीजों को तैयार करने में। तो एक सलाह ये होती है कि नेट को जब भी एग्जीक्यूट करे कोई भी एस्पिरेंट, तो कोशिश करे कि बिना थर्ड सेमेस्टर में गए ना करे पहले तो, क्योंकि इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, और अगर हो भी जाता है तो वो एक लक फैक्टर है। तो पहले तो थर्ड सेमेस्टर में जाके करे, ताकि कुछ जो बेसिक किताबें हैं, जैसे जब हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं सर, एग्जाम के समय डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की भी पूरी किताब को पढ़ना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी किताब है श्रीनिवास मालकोटे की कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। तो जब आप शुरुआत के 1 साल में है अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे मलकोटे की डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, नरसिम्हा रेड्डी की पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया प्रैक्टिसेस, इफेक्टिव पीआर एंड मीडिया प्रैक्टिसेस करके किताब है, मीडिया स्ट्रेटजी करके। इसके अलावा रिसर्च की डोमिनिक है, मास कम्युनिकेशन थ्योरी है बारन एंड डेविस की, फिल्म थ्योरी को भी लेकर के भी कई किताबें हैं। तो इन चीजों को वो पहले तैयार कर लें, और जब 6 महीने एग्जाम के बचे इनको रिवाइज करे, रिकैप्चर करे, और इसके अलावा जो पिछले सवाल आए हैं उन सवालों पे नजर बनाए, उन सवालों में जो विकल्प हैं उन विकल्प के अनुसार विषय अपनी किताब से या इंटरनेट के जरिए रिवाइज करे, रिवाइज करके एक बेहतर स्ट्रेटजी फार्मुलेट करे, और एक्सिक्यूशन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो बहुत अच्छे से विनीत आपने बताया स्टडी मटेरियल, और पूरे विस्तार से बताया। और मैं अपने देखने वाले से यह आग्रह करूंगा कि अगर आप नेट की तैयारी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन विषय से कर रहे हैं और सीरियस हैं, तो आप ये स्टडी मटेरियल को रिफर कर सकते हैं। और स्टडी आपने देख ही लिया कि कैसे तैयारी करना है। अब मैं जो अंतिम एक सवाल है इस एग्जाम से जुड़ा हुआ, वह यह है कि जब आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और आप पूरा स्ट्रेटजी आपके साथ होता है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं विनीत, तो कई बच्चों के साथ होता है कि एग्जाम में वो जब 100% तैयारी करके जाते हैं तो वो 20% हो जाता है, 30% हो जाता है। तो एग्जाम का एक प्रेशर और वातावरण होता है जिसके कारण खास करके मैं जानता हूँ कई बच्चों का नहीं हो पाता। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत तैयारी है, लेकिन वहां पे नहीं, और बाहर एग्जाम से बाहर आते ही उनको सब याद आने लगता है या उसके बाद सब समझ में आने लगता है, लेकिन उस समय उनके सामने ब्लैंक हो जाता है। तो ये एग्जाम साइकोलॉजी कैसे निपटा जाए? ये एक बड़ा जरूरी सवाल है सर, और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जरूरी नहीं कि जो इस परीक्षा को पास करे वो जीनियस है और जो ना पास करे वो फेलियर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं नेट के लिए ही नहीं, दुनिया की तमाम परीक्षाओं के लिए मेरा ये एक स्टेटमेंट है जो हमेशा कॉमन होगा, क्योंकि अ सिंगल डे कैन नॉट डिसाइड द मेरिट ऑफ अ पर्सन, इट कैन डिसाइड द फेट कि उसके बाद हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, बट इट विल नेवर डिसाइड द मेरिट ऑफ अ पर्सन, क्योंकि कई फैक्टर्स होते हैं। रहा सवाल साइकोलॉजी का, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का जो एग्जाम से जुड़ा हुआ है, तो ये बड़ा जरूरी सवाल है। और सबसे बड़ी चीज जिसका किसी भी स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, डोंट बिल्ड टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ। कभी भी अगर हम ये सोचेंगे कि हमें क्लियर करना है तो नहीं होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें कैसे करना है, हमारे लूपहोल्स क्या है सर, हमें याद है कि जब आप हमें प्लानिंग के बारे में पढ़ाते थे, जब हम लोग पब्लिक रिलेशंस पढ़ते थे मीडिया में, थोड़ा विषय पर ही लेकर के बात करते हैं, तो उसमें शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में हम लोग बात करते थे। तो लॉन्ग टर्म प्लान तो ठीक है कि हमें क्लियर करना है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बड़ी सिग्निफिकेंस है। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में जो 6-5 करके आपके सब टीम्स हैं, एक एक पर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि उसमें आप कितने कमजोर हो और कितने मजबूत हो। ध्यान वहां रखना है, ध्यान वहां नहीं रखना है कि कितना ले आना, वो अपने आप आएगा, वो अपने आप आएगा। और ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि कट ऑफ 200 है तो 200 लाना है, नहीं, हम जितना ला सकते हैं ले आए, क्योंकि हम जब एक रिस्पेक्टेड स्कोर करेंगे तो नेचुरल है कि हम कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं। तो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करें, अपने विषय पर रहें, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी यूनिट है, जो हमारी थीम है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारी क्लैरिटी कितनी है, हम उस पर काम करें। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, इस पे अगर हम काम करते हैं
तो चांसेस बहुत है कि हम अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रेस बिल्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमारा ध्यान परफॉर्मेंस पर हो, हमारा ध्यान रिजल्ट पे नहीं होगा। और जहां परिणाम की चिंता हुई, वहां तो हार्ट बीट बढ़ना सर नेचुरल है। तो परिणाम और हार्ट बीट अगर बढ़ेगा, सांसें अगर उखड़ेंगी, तो दिमाग का ऑक्सीजन लेवल तो प्रभावित होगा ही, और वो प्रभावित होगा तो परफॉर्मेंस गड़बड़ानी है। तो उससे तो बचना ही चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। सही मार्गदर्शन है सर। वो स्ट्रेस मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि सर 6 महीने की एग्जाम है, अरे 6 महीने की है। ये सोचना बड़ा गलत है। ये 6 महीने की तैयारी तब है जब आपने 2 साल एमए पूरी तन्मयता से किया। और हम सब जानते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, यूनिवर्सिटी का आखिरी पड़ाव होता है, तो कई तरह के दबाव तनाव भी होते हैं और कई तरह की उम्मीदें भी होती हैं खुद से। तो शायद हम उतनी तन्मयता से एमए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जीवन भी तो जीना होता है। नेचुरल है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, और उनकी दुनिया किताबों में होती है। मैं तो मानता भी नहीं हूँ कि पूरी तरह किताबों में रहिए, बिल्कुल जिंदगी को जी करके काम करिए। तो ये चीज है सर, कि ये 6 महीने की तैयारी नहीं, ये तकरीबन पूरी तरह से अपने को तैयार करने में बिल्कुल 2 साल और 6 महीने की तैयारी है। तो 2 साल 6 महीने की तैयारी है, बाकी तो सबकी अपनी मेहनत है, अपनी इंटेंसिटी है कि किस तरह से इस काम को कर सकता है, तो उस तरह से अपने काम को करे। लेकिन ये 6 महीने में प्रेशर बनाएगा, ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं होगा। तो आराम से जाएं, सिस्टमेटिक तरीके से जाएं, अपने एमए के 2 साल कंप्लीट करें पहले, और उसके बाद इसको इत्मीनान से एक्सिक्यूट करें। जो 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, अब उनके लिए तो 6 महीने ही है। तो वो 6 महीनों में ऐसा नहीं है कि 2 साल एमए में पूरी तरह से जाया होता है। अगर जाया हो भी गया है तो भी अच्छे कंटेंट्स को रेफर करें। ई पाठशाला पीजी के मॉड्यूल्स हैं, क्लासिक किताबें हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको एक्सप्लोर करें, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करें। एक वक्त दें, 8 घंटे तक दे दे तो बड़ी बेहतर है, और इस तरह से सर एग्जीक्यूट किया जा सकता है तैयारी करके। जी विनीत, बहुत विस्तार से आपने बताया और हमारे देखने वालों को बहुत फायदा होगी। अब एक अंतिम प्रश्न, उसके बाद ये बातचीत पर हम लोग विराम लगाएंगे, क्योंकि आज यह सिर्फ आपके सफलता से संबंधित और इस विषय से संबंधित ही बातचीत है। आगे की आपकी अब रणनीति क्या है? आगे आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आप कहाँ कहाँ कैसे कैच करने वाले हैं, या कैसे इसको लेकर आगे बढ़ने वाले हैं? नेचुरल सी बात है सर, और ये मेरा जो मैसेज है, ये जो मेरा स्टेटमेंट है, जो मैं इस पब्लिक डोमेन में दे रहा हूँ आपके सामने सर, ये आई थिंक कुछ सारे रिसर्च स्कॉलर के लिए जरूरी होगा, जिसने जेआरएफ क्लियर की है, जो जेआरएफ क्लियर करने के बाद रिसर्च स्कॉलर बनने वाला है। क्योंकि एक बात तो तय है सर, कि नेट होने के बाद कोई रिसर्च स्कॉलर बने या ना बने, जेआरएफ के बाद अगर उसको मौका मिला तो 100% उसके मन में होता है कि स्कॉलर तो बन ही जाना है। तो एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए, अगर किसी की भी जेआरएफ हुई है, आपकी जेआरएफ हुई है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिली है। और ट्रू मायने में जो रिसर्च के गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पूरा करने का ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मौका दिया है। क्योंकि जब आपके पास एक इकोनॉमिक असिस्टेंस नहीं होता है, तो इस स्टेज पर जब पीएचडी में आप जाते हैं, तो कई चीजें होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, खुद के खर्च हैं, रिसर्च में भी कई तरह के खर्च होते हैं, तो सारे खर्च का प्रबंधन बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो उस दबाव में कहीं ना कहीं हम अपने ओरिजिनल रिसर्च वर्क से, जो कि इंटेलेक्चुअल वर्क है, भटक जाते हैं। तो जैसा मतलब मेरा ये सोच है, मेरी ये सोच है कि जब मेरी जेआरएफ हो गई है और जब ऊपर वाले ने यह मौका मुझे दे दिया है, तो अब मैं इस मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस काम के लिए भारत सरकार मुझे पैसे देने वाली है, जिस काम के लिए मुझे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपने यहाँ दाखिला दिया है, उस काम को बेहतर तरीके से करें, बेहतर इंटेलेक्चुअल वर्क क्रिएट करें, अच्छे पब्लिकेशंस की तरफ जाए। कुछ महंगे पब्लिकेशन फी वाले जर्नल भी हैं, जो इंटरनेशनल जर्नल है, जो स्कोपस जर्नल है, उन जर्नल्स में भी हम अपनी जगह बनाने में सफल हों और बेहतर काम, डेटा कलेक्शन से लेकर के तमाम चीजों पर जो कहीं ना कहीं फंडिंग अवेलेबिलिटी की वजह से चूक रहे थे। कुछ किताबें जो नहीं खरीद पाते हैं, मीडिया में सर आप जानते हैं इंपोर्टेड किताबों की रेट कितनी ज्यादा है, और सारी किताबें दुर्भाग्यवश पुस्तकालयों में है भी नहीं।
लेकिन अगर हम इस जर्नी में हैं और कहीं ना कहीं आज से 2 साल के बाद अपने को कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन पर देख रहे हैं, तो हमें इस चीज पर काम करना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा में अगर हम इस तरह के काम नहीं करेंगे तो जो गिरावट, कहीं ना कहीं हम हमेशा कहते हैं कि गिरावट आ गई है, गिरावट आ गई है, तो ये गिरावट अगर वाकई में आई है, क्योंकि मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर कि गिरावट आई है कि नहीं आई है तो ये और गिरेगा ही। तो ये जिम्मेदारी तो हमारी है कि हम मेहनत करें, अपने को अपग्रेड रखें, अपने रिसर्च को मजबूत करें, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें और एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिशियन के तौर पर अपने को स्टैब्लिश करें। ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। जी, तो हमारे दर्शकों ये थे विनीत, और बातचीत आपने सुनी, बहुत ही ऊर्जा, और मैं भी विश करूंगा आपकी भी विश इनको मिलनी चाहिए, बेस्ट विशेष की जो भी सोचते हैं, जो भी सपना इन्होंने देखा है, आगे जो भी करने की चाह इनके मन में हो, वह सारे सपने सच हो। और इन्होंने जो बातें कही हैं, अगर उन पर अमल आप करेंगे तो आपका भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, आपका भी होगा, सोच रहे हैं तो भी आपके लिए कामगार है। अगर किसी कारणवश आपका जेआरएफ नहीं हो पाया है या नेट तक हुआ है, तो आगे आपके तैयारी में इनकी बातचीत निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी। विनीत, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद, और हमारे तमाम देखने वालों का भी बहुत धन्यवाद। ये बातचीत बस यही तक, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। और मतलब ये हिम्मत है कि इतनी तकनीकी समस्याओं के बावजूद भी घंटे भर में हमने इस रिकॉर्डिंग को कर लिया, और इस छोटे से कन्वर्सेशन में मैं जितना कुछ दे पाया, मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए वो कारगर हो। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और आप सर जब बोलेंगे हम उन समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे। शुक्रिया सर। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार।